बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 120 सीटों पर मंथन हुआ है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी की साजिश फेल हुई है। सरकार गिराने के लिए विधायकों को 40 करोड़ तक की रकम ऑफर की गई थी। जयपुर के गणपति प्लाजा के लॉकर से 1 किलो सोना भी निकला है। करोड़ों का कैश गिनने के लिए नोट की मशीन मंगवानी पड़ी है। अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। 1964 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हारोल्ड विल्सन ने ऐसा कहा था। अगर आप राजस्थान की राजनीति को पिछले 8 दिन से देख रहे हैं तो काफी कुछ बदल गया है। एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे वो आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जिनके साइन से सिस्टम हिल जाता था आज उनको एंट्री भी नहीं मिल रही है। राजस्थान में बहुत कुछ एक हफ्ते में बदल गया है। झोटवाड़ा के पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत की ट्विटर टाइमलाइन देखेंगे तो 8 तारीख की शाम को वो और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक सम्मान समारोह में साथ साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। आज राजपाल के समर्थक जहां देखो वहां राज्यवर्धन को घेरने चले जाते हैं। 8 से 10 दिन पहले की बात है कि सांचौर सीट जो बीजेपी ने 3 बार से नहीं जीती थी, सांसद देवजी पटेल वहां से उम्मीदवारी जता रहे जीवाराम और दानाराम को एक साथ लेकर आए थे ताकि इस बार बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन टिकट सांसद देवजी पटेल को ही दिया गया, जिसके बाद से दोनों विधायक उम्मीदवार उनके सामने खड़े होकर जमकर विरोध कर रहे हैं। शिव विधायक अमीन खान साहब कुछ भी बोल देते हैं तो शिव में पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन अब यह आलम है कि मुख्यमंत्री भी इतने सीनियर विधायक से जोधपुर हाउस में नहीं मिले और विधायक साहब को अपने बेटे शेर खान के साथ ऑटो में ही रुखसत होना पड़ा। उसके बाद जयपुर में भी मुलाकात नहीं हो पाई। सूत्रों के अनुसार कल शाम को शायद मुख्यमंत्री ने अमीन खान से मिलकर उनके मन की बात सुन ली है। वैसे कहते हैं कि एआईसीसी के सेक्रेटरी होना एक बड़ी बात है, पूर्व राज्यसभा और लोकसभा सांसद होना भी बड़ी बात है। लेकिन ताराचंद भगोरा को पता पड़ा कि जब टिकट मिलने वाले होते हैं तो ये कोई पद काम नहीं आते हैं। अमीन खान की तरह वो भी जोधपुर हाउस के बाहर सीएम से मिलने के लिए संघर्ष करते नजर आए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 41 सीटों पर से 10 में विरोध हुआ। इनमें 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां डैमेज कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन सीटों पर उम्मीदवार बनाए गए सांसदों में से सिर्फ दिया कुमारी ही सेफ नजर आ रही हैं, जबकि दूसरे 6 में से 4 की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सूत्रों के अनुसार हालात इतने बिगड़ गए हैं कि देवजी पटेल बैकफुट पर आ सकते हैं। वहीं राज्यवर्धन का निशाना नहीं लग पा रहा है, जबकि भागीरथ चौधरी भी किशनगढ़ में गंगा उतार पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये बीजेपी के लिए फिलहाल पहेली बना है। राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है, वहीं कांग्रेस के भीतर भी रार चल रही है। जहां एक और मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि 156 सीटें जीतकर हम सरकार रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीट हो रहा है बीजेपी की तरह झगड़ा। एआईसीसी राजस्थान की नूरा कुश्ती की जगह बन गई है। नफीस से माने जाने वाले राजीव अरोड़ा, जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के राजस्थान चैप्टर के इंचार्ज भी हैं, वो कांग्रेस की ही पूर्व प्रवक्ता रही अर्चना शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अरोड़ा 5 कैनिंग रोड स्थित सचिन पायलट के आवास के बाहर भी नजर आए हैं। मंत्री महेश जोशी का भी विरोध काफी बढ़ गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें भी 24 अकबर रोड के बैरिकेड्स के बाहर खड़ा होना पड़ा। लेकिन काफी वेट करने के बावजूद भी अजय बाबू से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मंत्री जाहिदा खान की सीट मजबूत है, लेकिन वहां के लोग नहीं चाहते कि जाहिदा फिर से चुनाव लड़ें। बसपा से कांग्रेस में आए हुए नगर के विधायक वाजिब अली कहते हैं कि वो चाहते हैं या फिर कि वो नगर छोड़कर कामा चले जाएं। अब पार्टी सिटिंग विधायक को टिकट देगी या इंपोर्टेड को टिकट देगी, ये तो पार्टी जाने, लेकिन दोनों जगह झगड़ा फैला हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में 120 के करीब सीटों पर मंथन हुआ, वहीं कांग्रेस की भी लगभग 100 सीटों पर मंथन हुआ है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जल्द ही उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर सकती हैं। ये राजनीति है। राजनीति में अक्सर ये होता है कि चुनाव के ऐन पहले किस्मत का फैसला होता है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इतना समय क्यों लगा है, किस तरह का मंथन चल रहा था। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में बगावत की होती है। तो बीजेपी ने तो एक फॉर्मूला निकाला, इतने बड़े चेहरों को उतार दिया कि इनका विरोध ना हो, लेकिन राजस्थान में विरोध नहीं थम रहा। आप चाहे सांसद को उतारें चाहे मंत्री को उतारें, वहां पर स्थानीय तौर पर कई, और ये ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही हो रहा, मध्य प्रदेश में भी कई कार्यकर्ता हैं, उम्मीदें लगाए बैठे थे। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, लेकिन उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी एक को चुनना है, विनेबिलिटी फैक्टर को देखना है, सर्वे आदि प्रक्रियाओं के बारे में बहुत लंबे एक्सप्लेनर्स में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से पार्टी ने कैंडिडेट्स को चुना है, लोगों से बातचीत की है। लेकिन ये सारी बातचीत उस समय पर हुई थी जब पार्टी के भीतर बगावत नहीं थी, और ये बात दोनों पार्टियों की हो रही है। लेकिन जब पार्टी के भीतर बगावत होती है तो वही कार्यकर्ता जो आपकी ताकत बनने वाला था, घर घर जाकर आपके लिए वोट मांगने वाला था, वो अपोजिशन का विरोध करने के बजाय आपके अपने ही कैंडिडेट का विरोध करेगा तो पार्टी को तो नुकसान होगा ही। और ये बड़े बड़े चेहरों के साथ हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है, बेशक सांसदों को उतारा गया हो, मंत्रियों को उतारा गया हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े चेहरों को छोटे चुनाव में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
छोटा इलाका होता है, बहुत छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, जो अपोजिशन के कैंडिडेट होते हैं वो कई बार आपको उतने नून नहीं लगेंगे इन बड़े चेहरों के सामने, लेकिन लोकल स्तर पर उनकी पकड़, लोगों के बीच में उनकी गहरी पैठ इतनी मजबूत होती है कि कई बार वो बड़े बड़े प्रत्याशियों को चित कर देते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि नतीजे किस तरह के आते हैं, क्योंकि ये दो तरीके से देखे जाएंगे। एक तो ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती, किसने जनता का दिल जीता है, दोनों ही राज्यों में, खासतौर पर मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि ये बड़े बड़े चेहरों का जो लिटमस टेस्ट हो रहा था उसमें कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, क्योंकि इनका राजनीतिक भविष्य सीधे सीधे दांव पर लगता दिखाई देता है अगर इनमें से कोई हार जाता है तो। और इनके खिलाफ तैयारियां जो हैं वो दोनों तरफ से की जाएंगी, दोनों ही पार्टियां करेंगी।